उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, डीडीयूपी देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है घर परिवार। दर्शकों, एक नई उम्मीद, एक नया विषय और ढेरों जानकारी के साथ मैं आस्था सिंह हाजिर हो गई हूँ एक नया एपिसोड लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मंगल करता विघ्न हरता गणपति बप्पा आपके जीवन में ढेरों शुभकामनाएं, तमाम खुशियां और उन्नति लेकर आए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का विषय क्या है। तो दर्शकों, आपने देखा हमारा आज का कार्यक्रम का विषय है स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित पोषण, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है और इसे हमारे देश में पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है पोषण के लिए और आजकल वैसे तो लोग जागरूक खुद हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अच्छा खान पान खा रहे हैं, स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आजकल हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ती जा रही है। हम इसका सीधा उदाहरण देख सकते हैं कि आजकल बीमारियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो बस आज हम बातचीत करेंगे पोषण युक्त खान पान के बारे में। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मंतशा वहाब जी, जो कि किचन आहार विशेषज्ञ हैं, सेंट्रल किचन KGMU लखनऊ। और हमारे दर्शकों आपको अपनी दूसरी मेहमान के पास लेकर चलते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं रवि पार्थी जी, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ लखनऊ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी पोषण माह चल रहा है, तो पोषण माह क्या है और इसे क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करें। आप जैसे पूछे कि पोषण माह, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग समझे, इसमें दो शब्द का समाहार है। जैसे पोषण है और एक माह है। पोषण आप खुद बोल चुकी हैं कि पोषण जो है वो जीवन का एक आधार है, स्वास्थ्य का एक आधार है। और माह का मुझे लगता है कि सारे दर्शक उसका मतलब समझ रहे हैं कि एक महीना। लेकिन पोषण जो है वो हर दिन दिनचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन क्यों ये महीना? शायद ये महीना क्योंकि बार बार हम लोगों को बताने की ज़रूरत है कि पोषण जो है वो जीवन का एक आधार है, स्वस्थ जीवन का आधार है। और इस महीना में बहुत सारे गतिविधियां जो राज्य में होती है, चाहे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो या फिर जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डेज होते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस होता है, वहाँ पे हो, या फिर हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अनुष्ठान हैं, जैसे PHCs हैं, सब सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या फिर जो हमारे SHG ग्रुप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से हो। एक कोशिश ये रहती है कि कितने व्यापक रूप से पोषण के बारे में जन जागरूकता फैलाया जाए। महीना को चुना गया है सितंबर, क्योंकि इसी समय आप समझते हैं कि जो हमारे खेतीबाड़ी का जो काम है वो जोरों पर रहती है और ख़त्म होने का समय आ जाती है। और ये एक अच्छा समय माना जाता है कि इस समय में हम लोगों को थोड़ा और जागरूक करें। लेकिन पोषण माह जो है उसको हम लोग ध्यान में रखें कि ये महीना भर जागरूक करने वाला एक्टिविटी है, लेकिन पोषण जो है वो हर दिन वाला एक्टिविटी है। तो सिर्फ पोषण माह नहीं, पोषण साल मनाया जाए और हर दिन इसको जीने का कोशिश किया जाए। और स्वास्थ्य का एक बड़ा आधार आप पहले ही बोल चुके हैं, तो उसको जैसे याद रखा जाए। जी, बिल्कुल सही कहा सर ने कि यह माह के तौर पर मनाया तो इसलिए जाता है क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन इसके लिए हमें हर दिन और हर रोज़ जागरूक होना चाहिए। मैम, हम आपके पास आएंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं संतुलित पोषण के बारे में। तो संतुलित पोषण क्या है और यह हमारे स्वस्थ शरीर के लिए कितना आवश्यक है? हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने दिनचर्या के कामों को करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। और इसको करने के लिए हमें अपने पोषक तत्वों को अपने शरीर में रखना आवश्यक होता है और ये हमें भोजन से मिलता है। जैसे कि हमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या मिनरल्स है, इसी तरीके से जल है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इन सब को हमें लेने के लिए अनाज खाना पड़ेगा, दालें लेनी पड़ेंगी, हरी सब्जी अपने पोषण में लाना पड़ेगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। जी।
मैम क्योंकि कहते हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए जी। हमारी, ये हर डाइटिशियन या हमने अक्सर सुना है कि हमारा जो आहार होता है वो संतुलित आहार होना जी, चाहिए, जो बिल्कुल। डाइट है बैलेंस डाइट होनी चाहिए। लेकिन बैलेंस डाइट के पैरामीटर्स क्या क्या है, हम ये कैसे समझें कि जो डाइट हम ले रहे हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं? देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमारा आहार हो ये अनावश्यक मात्रा में भी हम ना लें और ना ही कम मात्रा में लें। अगर जो हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो एक तरह से हमें मोटापे की ओर ले जाता है, जी। और हम अगर जो कम मात्रा में लेते हैं तो वो हमें एक माल नरिश्ड बनाता है। तो इसलिए हमारा जो पोषक होना चाहिए या हमारा भोजन होना चाहिए दिन भर का, वो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, जो कि हमारा आरडीए के द्वारा रिकमेंडेड होता है। हमारे शरीर के लिए जितना अमाउंट दिन भर के लिए आवश्यक हो वो हमें उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए, जिनमें आपको दिन भर में अनाज होना चाहिए आपका, ठीक है, दालें होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, इसके साथ वसा होना चाहिए, जो कि एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि आप मान लिया हमें वसा लेना है, तो एक अगर जो ग्रोइंग बच्चा है तो उसको हम 20 से 30 ग्राम पर डे अपना फैट देना ज़रूरी होता है, ताकि उसकी ग्रोथ में वो काम आए। इसी तरीके से हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, तो प्रोटीन जो होती है, अभी बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसको भी कम से कम 40 टू 45 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, जो एक एडोलसेंस में है, ताकि उसके शरीर में जो ग्रोथ हो रही है, हड्डियां बढ़ रही हैं, मजबूती के लिए, इसके साथ साथ हमें अपने जो हमारे शरीर में मरम्मत हो रही है उस टूट फूट को भी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन का यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस तरह से और कितने अमाउंट में लेना चाहिए। इसलिए आप कभी भी पोषक तत्वों का प्रयोग करें तो एक सीमित मात्रा में लें, जो आपको हेल्दी भी रखे और एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाए। जी बिल्कुल सही थोड़ा कहा। सा मैं जी। जोड़ना चाहूँगा। जी। एक तो ये है कि शायद इनके बाद से आप दो चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आपके जीवन अवस्था क्या है। मान लीजिए आप शैशव अवस्था में हैं, शिशु हैं, तो उस समय आपका एक अलग रिक्वायरमेंट होगा। जी, जी। जैसे ही आप आएंगे थोड़ा एडोलेसेंस में, तो उस समय अलग, आपका अलग जी, रहेगी। फिर अगर जीवनचर्या में अगर हम लोग थोड़ा बात करें, अगर गर्भावस्था का बात करें, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे एडिशनल न्यूट्रिएंट्स का जी। रिक्वायरमेंट रहता है, तो जीवन के हर अवस्था में आपको आहार का जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो है change उसमें करनी। ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये है। दूसरी, अगर थोड़ा इसको, क्योंकि पोषण को हम लोग हमेशा जीवनचर्या के साथ जोड़ के देखते हैं, इसको एक विज्ञान के रूप में हम लोग का नज़रिया कम होती है। जी। लेकिन अगर आप विज्ञान के रूप से इसको अगर देखेंगे और संतुलन का बात करेंगे, तो इसमें बैलेंस आपको हर न्यूट्रिएंट्स का बिठाना पड़ेगा। जो जितने पोषक तत्व के बारे में मैडम बता रही थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बता रही थी, फैट, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मान लीजिए मिनरल्स और विटामिन्स, इसमें एक अच्छा संतुलन करने की ज़रूरत है। और उन्होंने शायद ये भी बताने का कोशिश किया कि कोई ज़्यादा कोई कम ना होना जी। चाहिए। यही शायद संतुलन का ही एक डेफिनेशन है। दूसरी बात यह है कि अगर ये संतुलन है तो वो भोजन में कैसे आएगा, तो उसको भी डिफाइन करने का कोशिश किया गया है कि आपके भोजन जो है वो विभिन्न प्रकार के हैं। जी। तो उसमें मान लीजिए 8 या 9 प्रकार या 10 प्रकार के भोजन श्रेणी अगर हम लोग बनाएं, उसमें हर श्रेणी से कम आपको 5 या 6 तरह का खाद्य पदार्थ एक दिन में आपका खाने में सम्मिलित होने की ज़रूरत है। जी। ऐसा नहीं है कि एक मील में आप सारे चीज़ों को खा सकते हैं। इसको हम लोग पोषण विविधता के रूप में बात करते हैं, जो डाइवर्सिटी का बात करते हैं। तो आपको जैसे चावल रोटी खाना है तो उसके साथ दाल भी खाना है, उसके साथ सब्जी खाना है। अगर आप मांसाहारी हैं तो उसमें अंडा या फिर मांस मछली, फिर आपका मौसमी फल, इस तरह के बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं। उसको अगर आप जोड़ेंगे तो हर फूड ग्रुप से आपको एक मेजर न्यूट्रिएंट मिलेगा। जी। हर फूड ग्रुप में हो सकता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन आपको एक मेजर न्यूट्रिएंट मिलेगा। जी। तो वो एक बैलेंस बिठा के फिर आपको करेगा। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि हर एज ग्रुप के लिए अलग डाइट होती है और कहीं ना कहीं हर इंसान की भी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है कि वो क्या चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है, क्या चीज़ उनकी बॉडी को सूट करता है, क्या चीज़ नहीं सूट करता। लेकिन अगर हम परिवार की सबसे छोटी इकाई की बात करें, यानी अगर हम बच्चों की बात करें, तो उनकी डाइट में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अवश्य शामिल करनी चाहिए? ओके, सो अगर बच्चा भी एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, क्योंकि जन्म से लेके मतलब अगर विश्व का डेफिनेशन देखेंगे तो बच्चा 18 साल तक होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा इसको और नीचे ले आएँ, 5 साल तक हम लोग बात करें, तो उसमें भी डिफरेंट फेजेस हैं। अगर आप पहला 6 महीना देखेंगे कि जब जन्म हुआ और पहला 6 महीना, उस समय खाद्य के रूप में सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, जी। माँ का स्तनपान, ये उसका ही आधार है।
तो पहला 6 महीना ना पानी, ना कोई और ऊपर से शहद, ना कोई और चीज़ें। तो ये दर्शकों को ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोषण का मतलब सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं है, उसमें माँ का जो दूध है वो भी शामिल है। तो पहला 6 महीना सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। जैसे ही 6 महीना बच्चा कंप्लीट करता है तो माँ का दूध से उसको आवश्यक रूप से जो पोषण का ऊर्जा चाहिए जितना, या फिर जितना विविधता चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए उसके ऊपर ऊपरी आहार का हम लोग बात करते हैं। तो ऊपरी आहार में फिर आपके विभिन्न प्रकार के खाद्य का समाहार हो जाएगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा, ये सारे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ भी आपको माँ का दूध कम से कम 2 साल तक आपको पीना चाहिए। और ये जो पीरियड है वो बहुत व्यापक, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड है। अगर बच्चा जन्म के समय में जितना वज़न होती है, 6 महीना में कम से कम उसका वज़न जो है वो डबल हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना व्यापक रूप से बच्चे का वज़न वृद्धि हो रहा है। तो उसी हिसाब से उसको पोषण देने की ज़रूरत है। जैसे ही मान लीजिए बच्चा 2 साल कंप्लीट किया, उसके बाद आप माँ का दूध धीरे धीरे वो छोड़ता है, तो आपका खान पान के ऊपर उसका ज़्यादा और ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको कम से कम हम लोग 5 साल तक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बच्चा जो है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी खाने लगता है, तो उस समय और ज़्यादा फोकस ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका फैमिली का जो खाना है उसको आपको फिर दुरुस्त रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एडल्ट फूड के तरफ धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो ये बहुत आवश्यक होगा कि जो बाल्यावस्था है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और हम लोग इसको अगर थोड़ा सा हम लोग फिर साइंस के साथ जोड़ें तो हम लोग प्रथम 1000 दिन का बात करते हैं, जो प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है और बच्चे का 2 साल तक चलती है। और इसी समय कुपोषण जो है वो बहुत जल्दी सेट इन कर जाता है। तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें, 2 दशक पहले जाएंगे तो हमारे देश में कुपोषण की बातें होती थी। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हम लोग पोषण की बातें करते हैं और स्वस्थ संतुलित पोषण क्या है इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो चर्चा अभी हम और भी करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन, ये बहुत ही वाइड टॉपिक है और हमारे पास बातचीत करने के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन अभी वक्त हो चुका है हमारे सेगमेंट हम है कुछ खास का, और इस सेगमेंट में हमारा यही प्रयास होता है कि हम आप तक कुछ ऐसे लोगों को रूबरू करा सके जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर आते हैं, अपने काम से एक नई पहचान बनाते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी इन पंक्तियों को अपने जीवन का आधार मानते हैं हर्षित सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी हर्षित और विकास की पहचान उनकी कोशिश इनोवेशन फॉर चेंज नामक अभियान से है। वंचित तबके के बच्चों का भविष्य संवारेंगे, इसी कड़ी में बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। हर्षित और विकास के साथ 8 युवाओं की टीम जुड़ी हुई है जो बच्चों के भविष्य को संवार रही है। 2013 से ही बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। एक समय ऐसा आया कि जरूरत महसूस हुई कि संगठित होकर कुछ काम किया जाए। 2018 में संस्था बनाई और काम शुरू किया। लखनऊ शहर में सब कुछ है, अदब, आदाब और खाने वाला कबाब। इनोवेशन फॉर चेंज नाम की एक संस्था जो कि लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले भवानीगंज में काम करती है। भवानीगंज टिकैत राय तालाब से जब एक टर्न आप लेंगे और आगे की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, शीतला माता मंदिर से थोड़ा सा आगे जब आप आएंगे तो एक झोबे वाली कम्युनिटी है जहां पर टीम इनोवेशन फॉर चेंज पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और कुछ अच्छा करके दिखाएं। हर्षित की इनोवेटिव पाठशाला में 400 बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए तैयार करवाना, नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों में उन्हें व्यस्त रखते हुए उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने में टीम जुटी हुई है। इनोवेशन फॉर चेंज ने अपनी शुरुआत नुक्कड़ नाटक के जरिए ही की थी। इसके अलावा संस्था फूड ड्राइव भी चलाती है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क खाना का वितरण भी किया जाता है। एक और खास बात है कि पढ़ने आने वाले सभी बच्चों को दोपहर का खाना भी दिया जाता है। अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाकर तैयार कर शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में दाखिला करवाया जाता है। जो बच्चे इसके तहत रह जाते हैं उनकी सरकारी स्कूलों तक पहुँच कैसे हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं।
वर्ष 2023 के हाई स्कूल यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा में इनोवेशन फॉर चेंज के 12 बच्चों ने बेहतर अंक प्रतिशत के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें 84% अंक तक बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो चलिए अपनी चर्चा पर आते हैं, क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित पोषण के बारे में। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की थाली की बात करें तो उसकी भोजन की थाली में कैसी होनी चाहिए उसकी भोजन की थाली, कि उसके पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ज़रूरत है वो सारी मिल सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पोषक तत्व भरी हुई थाली, तो हमारी थाली में हमेशा ये 2 पोर्शन साइड डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें एक तरफ आपके अनाज होते हैं, एक तरफ आपकी सब्जियां होती है, ठीक है। और उसमें एक साइड आपका थोड़ा सा 20% आपका रहता है जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सबसे पहले हमें ध्यान देना रहता है कि जो हम अनाज ले रहे हैं वो हम अपनी थाली में कितने अमाउंट में ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया हमारे शरीर, जैसा कि सर ने बताया कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होती है। तो अब जैसे सर ने शिशु लोगों का तो बता दिया, बच्चों का भी बता दिया, तो मैं उसी तरीके से आपको एक प्रेग्नेंट लेडी का बताना चाहती हूँ। जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो उनकी डाइट में हमें अगर जो ऊर्जा देना है तो चावल के साथ, रोटी के साथ हमें कैल्शियम और आयरन के लिए सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, आयरन रिच फूड देना है, ठीक है। जिसमें आप चने दे सकते हैं, स्प्राउट दे सकते हैं, इसी के साथ आप गुड़ दे सकते हैं, ठीक है। आप जैसे फलियां दे सकती हैं जिसमें आपका राजमा होता है, आपका मसूर दाल हो जाती है, ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कैल्शियम के लिए आप दूध दीजिए या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स दीजिए, जैसे कि दही हो गया, ठीक है, आपका पनीर हो गया। तो ये सब क्या होती है, कैल्शियम और आयरन के अच्छे सोर्स हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको हाई अमाउंट में प्रोटीन भी देना पड़ता है, उसके लिए आप दालें दीजिए प्रॉपर, ठीक है। आप कर्ड्स भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमें फैट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस एज में, इस पीरियड में हमें फ़ैट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बॉडी को अगर जो किसी तरीके की कोई आप हार्ट रिलेटेड डिजीज़ नहीं है या फिर बीपी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप 20-25 ग्राम फैट आप प्रॉपर अमाउंट में रखना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको वाटर कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी तरीके का निर्जलीकरण ना हो पाए। तो एक तरीके से हमारा जो थाल होता है उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसमें आपका प्रोटीन है, ऊर्जा है, इसके साथ साथ आपका मिनरल्स है, विटामिन्स है, जिसमें आप फ्रूट्स, विटामिन का अच्छा सोर्स क्या होता है, फ्रूट्स होता है। और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, विटामिन सी। तो उसमें आप खट्टे फलों को ज़रूर ऐड ऑन करें, जिससे क्या होता है कि एब्जॉर्बेशन हमारा बढ़ जाता है आयरन का। तो एक तरीके से हमारी जो एक पोषक तत्व युक्त थाली होती है वो सभी अनाजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपकी फलियाँ भी होती हैं, सब्जियाँ भी होती हैं और आपके फल भी होते हैं, फैट भी होती है। तो हम एक जो थाली लें उसमें सभी पोषक तत्वों को ज़रूर इंक्लूड करें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि कई बार हम आहार की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पानी को भूल जाते हैं कि हमें पानी का सेवन करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम हेल्दी खाना खाना चाहिए, ये प्रोटीन, विटामिन, पौष्टिक जितने भी तत्व होते हैं इनकी बात करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पानी के सेवन को भूल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन मैम अभी आपने बात करते हुए बताया कि हमारे शरीर में फ़ैट का भी काफ़ी अहम रोल होता है। वहीं कुछ लोगों में सुनने को मिलता है कि फ़ैट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो ये लोगों में कन्फ्यूजन है, हमारे दर्शकों में जो ये कन्फ्यूज़न है, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में बताएं कि कितने फ़ैट का क्या रेशियो होना चाहिए, कि हमें फ़ैट इंटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग अमाउंट में फ़ैट भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी शिशु है, ठीक है, 6 मंथ तक का, जैसे सर ने बताया, तो उसको अलग से किसी भी प्रकार का आहार या वीनिंग फूड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी ले रहा है वो अपनी माँ के स्तन से प्राप्त दूध से ही ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चा ग्रो करने लगता है, जैसे कि बच्चा बड़ा हुआ, 6 मंथ से ऊपर हुआ, 2 इयर्स तक के हुआ, तो उसके अमाउंट में, उसके फूड में हमें थोड़ा थोड़ा क्या फ़ैट यूज़ करना चाहिए। लेकिन फ़ैट भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे अमाउंट में मिले, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें आपका देखना पड़ेगा एडोलसेंस में, ठीक है। एडोलसेंस में अगर जो बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, हम मान लिया 6 to 12 ईयर्स तक के लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, चाइल्डहुड होता है। इसमें भी हमें अब चाइल्डहुड एज में हमें एटलीस्ट बच्चे को कुछ नहीं 20 ग्राम्स तक के आपका फ़ैट देना ज़रूरी होता है। इसी के साथ जैसे और एज में आते हैं हम लोग, लैक्टेशन पीरियड में आ गए, प्रेग्नेंट पीरियड में आ गए या एडोलसेंस में आ गए, उसमें हम 20 to 30, लेकिन इस पे यहाँ भी डिपेंड करता है कि किसी तरीके की आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है
कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, आपको शुगर हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, आपको गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब कंडीशन को ध्यान में रख के भी हमें फ़ैट को चूज़ करना पड़ता है कि कितने अमाउंट में हमें देना है। एक नॉर्मल लाइफ कोई जी रहा है, किसी को किसी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो अपने दिन भर के खाने में 2 से 20 ग्राम से लेके आपका 25 ग्राम तक के यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर जो वो बच्चा 12 से 18 ईयर्स में, तो उसका हम फैट थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा बच्चा वर्क ज़्यादा करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, फिर फिजिकली एक्टिविटी बहुत करता है, तो उसके लिए भी फ़ैट अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि कैलोरी की नीड बढ़ जाती है। तो हमें फ़ैट जो होता है आपका पर डे अगर जो यूज़ करना है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि 20 to 30 ग्राम यूज़ करना है। लेकिन अगर जो उसे किसी तरीके की डिजीज़ नहीं है, तो अगर जो उसे कार्डियक डिजीज़ है तो वो दिन भर में 10 to 15 ग्राम ही यूज़ करेगा। लीवर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको 5 से 10 ग्राम तक के यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू फिज़िकल हेल्थ डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट में आपका फ़ैट लेना है। जी जी सर, जैसा कि मैम ने बताया, अभी कई सारे डिसीज़ेज़ के बारे में हमने बात की और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के समय में हर घर में हमें देखने को मिलती है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या शुगर के पेशेंट हैं। तो अगर हम किसी भी घर में बात करते हैं तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स किसी के या पेरेंट्स हैं, आजकल तो काफ़ी कम एज ग्रुप से ही लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या गड़बड़ खान पान या हेल्दी डाइट नहीं लेना? डाइट का कितना अहम रोल है? पोषण जो है वो स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा आधार है, और पूरा काल से तो ये माना गया है कि जो पोषण है वही स्वास्थ्य को बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं एज ए सिविलाइजेशन, तो हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट हमारे फूड के साथ किए हैं। आप अगर अपना बचपन का बात करें तो उस समय बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होते थे। आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका जो अपने जो गांव का स्थिति था या फिर कुछ था, तो वहाँ पे जो फूड अवेलेबल होते थे आप उसको खाते थे, और सीजन के हिसाब से नेचर भी आपको देती थी तो वो आप खाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे स्टोरेज का सिस्टम बढ़ा, तो हम लोग खान पान को स्टोरेज भी करने लगे, उसको प्रोसेस भी करने लगे, और कोई भी चीज़ को अगर आप संरक्षण करना चाहेंगे तो उसमें कुछ आप ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाएंगे जिसको वो लंबा समय तक रख सकता है। लेकिन उसमें भी फिर एक विज्ञान आ जाती है कि कितना अमाउंट तक आप प्रिजर्वेटिव्स उसमें दे सकते हैं। वो भी एक टॉलरेबल लिमिट तक होना चाहिए जो आपका शरीर जो है उसको एक्सेप्ट कर सके। लेकिन कहीं कहीं पे रेगुलेशन का अभाव से या फिर जानकारी का अभाव से भी वो गड़बड़ होती है, तो वो भी एक हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। पोषण के नाम पे स्वास्थ्य आता है शरीर में, खान पान के रूप में वो शरीर में आता है, लेकिन गड़बड़ पैदा करता है। सो दैट इज़ वन। सेकंड ये है कि आप देखेंगे कि जैसे बात हो रही थी अभी पोषण का, उसका एक अगर कन्वर्स देखेंगे तो कुपोषण भी है। और कुपोषण 2 तरह का हो सकता है कि आप मैलनरिज्ड रहे, मतलब आप अंडर नरिज्ड रहे, तो आपका जितना पोषक तत्व तो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप कम में रहे या फिर ज़्यादा हुआ। अभी लेकिन जो लक्षण दिख रहा है उसमें ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और ये इस तरह का जो प्रचलन है, ना कि सिर्फ एडोलेसेंस में, बाल्यावस्था से भी हम लोग शुरू कर देते हैं। चाहे डब्बा का दूध से हम लोग अगर देखें तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है डब्बा का दूध का इस्तेमाल से देखते हुए हम फिर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, XYZ जो मार्केट में अभी अवेलेबल है उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। और ये हमारे शरीर के लिए एक्चुअली बने नहीं हैं। इसमें बहुत हाई, जो फैट का बात हो रहा था, इसमें बहुत हाई फैट है, बहुत शुगर है और बहुत सॉल्ट भी है जी। और ये बहुत पैलेटेबल है और आपको खाने में वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आप रोक नहीं पाते हैं, उसको बार बार खाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और ये हमारे मस्तिष्क के एक डोपामाइन करके एक हार्मोन होती है, उसको वो एक्टिवेट करता है, जिससे आपको खुशी मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो इसलिए आप उसको बार बार फिर आपके आदत में डालने का कोशिश करते हैं। लेकिन सच मानिए, पूछा जाए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपके घर में जो बना हुआ खाना है उसको आप संतुलित आहार का हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारे जो खाद्यान्न है उसको जोड़ा जाए, उसी से हम खाद्य को बनाएं बहुत कम प्रोसेसिंग के साथ और उसको फ्रेश खाएं जी। तो ये अगर हम लोग करेंगे, और उसके साथ साथ शायद हम पोषण का बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा शारीरिक परिश्रम, व्यायाम, ये भी शायद जोड़ने की ज़रूरत है, जो बहुत कम हो रही है हमारे खासकर युवावस्था में और बच्चों के लिए भी। मोबाइल,
टीवी या फिर आपके लैपटॉप्स, ये सब जो चीज़ें हमारे जीवन में आ चुके हैं, इससे हमारा फिज़िकल एक्टिविटी भी इम्पैक्टेड है। जैसे मैडम बता रही थी कि जब तक आपका एनर्जी स्पेंड नहीं होगा, तो आप अगर एनर्जी लेते रहेंगे तो आपका स्टोर में चला जाएगा जी। और जो भी आप न्यूट्रिएंट खाएं वो आपको कन्वर्ट कर देगा फैट में। जब कर देगा तो आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको शारीरिक व्यायाम भी ज़रूरत है, आहार में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और बाज़ार के चीज़ जो कि प्रोसेस्ड और हाईली प्रोसेस्ड हैं, जी उन चीज़ों को तो जितना अवॉइड किया जा सकता है उतना मंगल है। जी, बिल्कुल सही कहा सर ने कि बाज़ार की जो चीज़ें हैं, पैकेट वाली जो चीज़ें हैं, और आजकल तो रेडी टू ईट वाले आइटम काफ़ी सारे आ रहे हैं मार्केट में, जो हमें लगता है कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हम घर में उसे पकाकर एक नई डिश तैयार कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक आजकल एक अहम रोल बन गया है, कहीं ना कहीं बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। तो हमें इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और सर ने जैसा कि कहा, व्यायाम, अच्छी डाइट के साथ साथ हमें हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए। तो अभी क्योंकि हमारा टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ बातचीत करने के लिए है, पौष्टिक आहार के बारे में अभी हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है संगठन में शक्ति, जो हमारा ये सेगमेंट है, जो जिसमें हम महिलाओं के बारे में, ग्रामीण महिलाओं के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनकी आजीविका के बारे में बात करते हैं। तो आज जो हमारा ये सेगमेंट है संगठन में शक्ति, उसमें हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं एक झलक। किसी भी देश का उच्च स्तरीय विकास तभी संभव होता है जब उस देश का प्रत्येक वर्ग निरंतर प्रगति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा हो। इसी सोच और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नित्य नए नए कदम उठाए जाते हैं और विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को संबल प्रदान किया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश के गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के जरिए सक्षम आय के स्रोतों को प्रदान करना है, ताकि उनकी घरेलू आय में बढ़ोतरी हो सके और उनके जीवन को भी संवारा जा सके। जहां एक ओर इस मिशन के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जारी है, तो वहीं ये योजना समाज की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर रही है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़कर अपने हुनर के बल पर रोजगार परक क्षेत्रों में काम कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी अपना योगदान दे पा रही हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन महिलाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है जो अपना स्वरोजगार यानी अपना कोई काम स्थापित कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहती हैं। ये योजना जमीनी स्तर पर उन कमजोर वर्ग के परिवारों को मदद मुहैया कराती है जो पैसों की तंगी की वजह से कोई भी रोजगार नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत असंख्य महिलाओं और उनके परिवारों को साथ मिलकर सामुदायिक समूह के रूप में या संस्था बनाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामुदायिक समूहों का बैंक में खाता खुलवाकर ये सारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत कम ब्याज दरों पर महिला समूहों को लोन दिया जाता है। साथ ही तय समय अवधि से पहले लोन भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान होता है। परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा निरंतर इस पर निगरानी भी की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के माध्यम से चयनित परिवारों की आजीविका के विकल्पों का विस्तार करने हेतु मदद पहुंचाना लक्ष्य है। ये योजना उन तमाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आत्मशक्ति और साहस का प्रतीक है जो खुद के रोजगार या स्वयं सहायता समूह में कार्य कर गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़कर बेहतर भविष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो दर्शकों, हम लोग अपने विषय पर आते हैं कि जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन का आधार संतुलित पोषण। तो सर, अभी हमने काफ़ी कुछ बातें की
स्वस्थ शरीर के बारे में, हमारी डाइट के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि पोषण माह चल रहा है, जैसा कि सितंबर महीने को पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है, तो क्या कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं जागरूकता फैलाने के लिए? उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सरकार के तरफ से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये विभिन्न विभागों में बंटे हुए हैं। अगर खासकर जब हम लोग पोषण का बात करते हैं तो हमेशा हमारे मन में एक आंगनवाड़ी सिस्टम या फिर ICDS, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं आंगनवाड़ी, तो उसका विभाग ICDS है, वो हमारे जहन में आती है। तो अगर आप ICDS का पूरा संरचना देखेंगे, ये सिर्फ पोषण नहीं, इसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास या फिर बाल्यावस्था में विकास का एक सेंटर मानते हैं। तो वहाँ पे जो आंगनवाड़ी दीदी हैं या फिर आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनके माध्यम से ही प्रचार प्रसार का काम गांव के स्तर पर हो रही है। 2-3 तरह से हो रही है। एक तो ये है कि वो घर घर जाके जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, 6 महीना से कम बच्चे हैं, या फिर कुपोषित बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं या फिर धात्री माताएं हैं, उनके साथ वो संपर्क करते हैं, उनको खान पान के बारे में और बाकी जो, जैसे आप साफ पानी का बात किए, साफ सफाई का बात किए, उस तरह का बातों को वो बताते हैं। ये एक है। दूसरा है कि उनका एक सेंटर है जिसको हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं और गर्भवती धात्री माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं। तो वहाँ पे वजन दिवस मनाया जाता है। तो वहाँ पे बच्चों का वज़न करके उनके उम्र के हिसाब से लंबाई बढ़ रही है, वज़न बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसको भी बताया जाता है। और ये बताने के साथ साथ उनको कैसे और बेहतर करें। अगर उनका जो ग्रोथ है या फिर जो उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, अगर वो फ्लैट हो गया है, नहीं बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो उसमें वो बताते हैं कि आपको क्या क्या उपाय जो है वो करना चाहिए। जो आप अभी कर रहे हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशंस लाना चाहिए, क्या और ऐड करना चाहिए। और जो अच्छे कर रहे हैं उनको शाबाशी दे के बोलते हैं कि आप इसको करते रहिए। ये एक एक्टिविटी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में होती है। तीसरा एक्टिविटी है जिसको हम लोग कम्युनिटी बेस्ड इवेंट बोलते हैं। वहाँ पे अन्नप्राशन का दिवस मनाया जाता है, जहाँ पे 6 महीना के बाद जो मुँह जुट्टी का बात हम लोग करते हैं, वो भी करके सिखाया जाता है। जो माँ को उसको सिखाया जाता है कि आज से लेके आप आगे चल के कैसे बच्चों को अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। गर्भावस्था में भी ऐसे गोद भराई करके वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे माध्यम है ICDS के माध्यम से, जहाँ पे प्रचार प्रसार हो रही है। और मुझे लगता है कि दर्शक जो देख रहे हैं वो भी इसका लाभ गांव स्तर पर ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो जो निकटतम आंगनबाड़ी है उसके साथ संपर्क में आए और इसमें जुड़ाव बनाए। इसके साथ साथ जो टेक होम राशन, हॉट कुक मील, ये भी सब आंगनबाड़ी के व्यवस्था में है, जो दर्शक जानते होंगे और उनको मिलता भी होगा। दूसरी बात, अगर हम देखें पोषण के लिए स्वास्थ्य विभाग भी एक अहम विभाग है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि खाने से शायद सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उतना विविधता हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, उतना ध्यान से हम उस क्वांटिटी को नहीं खा पा रहे हैं। तो भारत सरकार और यूपी सरकार के तरफ से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन किया जाता है। और बच्चों के लिए कम से कम IFA सिरप जो है, आयरन फॉलिक एसिड का सिरप है, 5 साल तक के बच्चों के लिए भी वो उपलब्ध किया गया है। स्कूल में IFA का टैबलेट्स का वितरण मिड डे मील के साथ होती है। वैसे गर्भावस्था में भी IFA का सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन, ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो स्वास्थ्य विभाग से भी चलाया जाता है। उसके साथ साथ साल में 2 बार विटामिन A का भी सप्लीमेंटेशन किया जाता है, सो दैट आपके शरीर में विटामिन A का कमी ना हो। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे स्कूल भी एक माध्यम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ पे मिड डे मील का प्रोविज़न है, IFA सप्लीमेंटेशन का बात होती है, वहाँ पे जो हम लोग व्यायाम का बात कर रहे थे उसका भी प्रबंधन होती है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें पोषण का कोई ना कोई स्रोत कहीं ना कहीं से सरकार द्वारा कई ऐसे स्कीम हैं, सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं, कई स्कीम्स हैं जो हमारे डायरेक्ट हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो जनता है, उन तक आराम से पहुंच सकती है। अभी सर ने बताया कि बच्चों की बात हो या गर्भावस्था महिलाओं की बात हो, शिशु बच्चे हो या स्कूल जाने वाले बच्चे हो, सरकार की तरफ से हर उम्र के लोगों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, तमाम योजनाएं चालू की गई हैं। बस ज़रूरत है आपको उसकी जानकारी होने की और आपको उन योजनाओं का लाभ उठाने की।
तो दर्शकों, क्योंकि काफ़ी बातचीत हो गई है और जैसे कि समय भागता जा रहा है और अभी प्रोग्राम वाइंड अप करने का समय आ रहा है, तो मैम हम सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ छोटी छोटी टिप्स दे सकते हैं आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज हम पौष्टिक आहार के बारे में बात कर रहे हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ छोटी छोटी टिप्स आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? अब जैसे कि हम देखते हैं कि अपने खाने में हम हरी सब्जियां इंक्लूड नहीं कर पाते बच्चों को, तो उसमें क्या करना है, हम बच्चों को कभी कभी सूप बना के दे दिया या हमने घर में पिज़्ज़ा बनाया जिसमें हरी सब्जियां हमने ऐड कर दी, जिससे बच्चे क्या मिनरल्स और विटामिन्स अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। इसी तरीके से आप उनको टिफ़िन में अच्छे अच्छे तरीके के सैंडविचेस बना के दे दीजिए। पानी की बॉटल में आप लेमन ज़रूर ऐड करके दे दीजिए, जिससे उनका विटामिन सी भी बना रहे, जिससे उनके हेल्दी रहने के चांसेस अच्छे से बने रहें। छोटी छोटी टिप्स जिन्हें हम ध्यान में रखें तो हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन मैम हम चाहेंगे कि चलते चलते अब क्या एक संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हमें पोषण के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी अच्छा बनाना रहेगा और इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले व्यायाम से करना चाहिए। अपने साथ साथ अपने बच्चों में भी ये अच्छी आदत डालनी चाहिए कि अगर जो वो दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो व्यायाम के साथ करें, ताकि मानसिक संतुलन और शारीरिक विकास एक अच्छी बैलेंस के साथ होता रहे और अपना पूरा जीवन एक सुखमय तरीके से वो व्यतीत कर सके। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश होगा कि पोषण को हम लोग बहुत कम आंकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो बाज़ार से कुछ लाओ, बनाओ, खाओ, लेकिन वो एक्चुअली एक विज्ञान है, ये साइंस है। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा, जो जानकार लोग हैं गांव में, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी दीदी का बात किए, एएनएम दीदी का हम लोगों ने बात किया, या फिर आप जब स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे संस्थानों में जाते हैं, वहाँ पे हमको डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्सेस मिलते हैं, या फिर काउंसलर्स मिलते हैं। उनसे अगर कुछ इसके बारे में जानकारी मिल रहा है तो उस तरह का जानकारी को ज़रूर हम लोग शामिल करें। इसको कॉमन सेंस के रूप में हम लोग कभी ना कंसिडर करें, क्योंकि ये हमारा जीवन का आधार है। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की स्वस्थ शरीर के बारे में, पौष्टिक आहार के बारे में, जाना कि हमें क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो लेकिन हम इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं अक्सर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। तो हमारा आपसे बस यही अनुरोध है कि आपने आज जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उसे अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और पौष्टिक आहार लें। आज के लिए बस इतना ही। एक नए अंक के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहें DDUP। धन्यवाद।